नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज में आपका स्वागत है और एनवायरमेंट इकोलॉजी सीरीज में हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 यानी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। और ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, इससे पहले वाला जो पार्ट था इसमें मैंने एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड पूरे डिटेल में सब कुछ डिस्कस किया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। ये 3 पॉल्यूशन को हम लोग करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर लेंदी है तो इसके 4 पार्ट्स टोटल होंगे। ये जो पार्ट देख रहे हैं आप सेकंड नंबर पार्ट है। इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखे या इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं अगर वो नहीं देखे तो उसे जरूर देखिएगा, आपको ये चैप्टर जो है समझने में इजी हो जाएगा। तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आई वाले आइकन पे भी बहुत बार फ्लैश हो रहा होगा तो आप वहां से भी देख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें आ जाते हैं, वो है वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई भी अनवांटेड चीजें, अनवांटेड मटेरियल्स हो सकती हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक हो सकती है, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, हीट, हाँ, ऐसे कुछ भी मटेरियल्स या कुछ भी फैक्टर्स जो कि क्वालिटी ऑफ वाटर जो है उसको डिग्रेड कर रही है और वो अनफिट फॉर यूज हो जा रहा है, तो उसको हम लोग बेसिकली वाटर पॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू सरफेस वाटर। ऐसा नहीं है कि ये सरफेस वाटर से ही कन्फाइंड होगा, जो हमारा सरफेस पे जैसे कि ओशन हो गया या फिर रिवर हो गया, लेक्स हो गया, ये अंडरग्राउंड वाटर जो है उससे भी ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, अगर हमारा सरफेस वाटर पॉल्यूटेड होगा तो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी पॉल्यूटेड होगा। ठीक है, तो अब इसके सोर्सेज जानना जरूरी है कि सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या क्या है। तो देयर आर बेसिकली टाइप्स ऑफ टू इंपॉर्टेंट सोर्सेस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सोर्सेस में सबसे पहला पॉइंट सोर्सेस एंड दूसरा है नॉन पॉइंट या फिर डिफ्यूज सोर्सेस। जो पॉइंट सोर्स होता है वो बहुत आसान होता है क्योंकि उसका जो सोर्स है बस एक ही सोर्स है। ठीक है, वो जैसे कि मान लेते हैं आपके घर के पास में एक नाला है। ठीक है, उससे सारा जो वेस्ट जो सीवेज पानी जो है वो जा रहा है और वो निकल के आपके तालाब में चल जा रहा है या फिर रिवर में मिल जा रहा है। तो यहाँ पर पता है कि इस सिर्फ एक ही सोर्स यहाँ पर इस घर से निकल रहा है और ये मिल जा रहा है, यहाँ पर दूसरा कोई भी सोर्स नहीं है। तो इस टाइप ऑफ सोर्स को हम लोग बेसिकली पॉइंट सोर्स कहते हैं। ठीक है, एंड हेयर पॉल्यूटेंट ट्रेवल्स डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स टू वाटर है, एंड पॉइंट सोर्सेस आर इजी टू रेगुलेट। ठीक है, एंड पॉइंट सोर्सेस को रेगुलेट हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें स्टॉप करना है तो इस सोर्स को यहाँ पर ब्लॉक कर देंगे तो जो सीवेज वाटर है वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट सोर्सेस। सेकंड इज आवर डिफ्यूज और नॉन पॉइंट सोर्सेस। ठीक है, तो इट इज फॉर्म ऑफ वेरियस इल डिफाइंड एंड डिफ्यूज सोर्सेस। तो डिफ्यूज सोर्सेस में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, हमें पता नहीं होता कि मेन कहाँ से पानी आ रहा है। बहुत सारे जो नाले हैं वो बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, बहुत सारे सोर्सेस हैं। ठीक है, उसको रेगुलेट करना बहुत आसान नहीं है। तो उस टाइप को हम लोग बेसिकली डिफ्यूज या फिर नॉन पॉइंट सोर्सेस कहते हैं। ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस पता चल गया। एंड द मेन सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या क्या है वो भी हम लोग को देखना होगा कि मेन सोर्सेस क्या क्या है, कैसे पॉल्यूटन होता है। तो सबसे पहले आता है वो है कम्युनिटी वेस्ट वाटर। ठीक है, तो जिस भी कम्युनिटी में हम लोग रह रहे हैं तो वहां से जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो वाटर बॉडीज में जाके मिल रहे हैं, तो वो पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं। तो जैसे कि डिस्चार्जेस फ्रॉम हाउस, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कनेक्टेड टू पब्लिक सीवेज सिस्टम्स, तो ये सब जो आता है हमारे कम्युनिटी वेस्ट वाटर में आ जाता है। And the sewage contains human and animal excreta, food residues, cleaning agents, detergents and other uses। जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं घरों में, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सब जो है बेसिकली जिसको हम लोग बहुत बहुत बार कहते हैं म्यूनिसिपल वेस्ट भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सब जो है वो पानी में अगर छोड़ दिया जाता है तो ये हमारा कम्युनिटी वेस्ट वाटर है या फिर म्यूनिसिपल वेस्ट है। ठीक है, दूसरा है इंडस्ट्रियल या फिर फैक्ट्री से जो निकलता है। ठीक है, तो द इंडस्ट्री डिस्चार्ज सेवरल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जिसमें बहुत सारे हेवी मेटल्स रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, जैसे मर्क्यूरी हो गया, कैडमियम हो गया, निकल हो गया, आयरन हो जाएगा। तो ये सब जो है इंडस्ट्रियल एंड फैक्ट्रीज वेस्ट में कंसिडर किया जाएगा। फिर तीसरा है हमारा एग्रीकल्चरल सोर्सेस। ठीक है, खेती बाड़ी से रिलेटेड जो रिलीज होता है, ज्यादातर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, है ना, जो केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग प्लांट न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिसको एनपीके भी कहा जाता है ना, कॉमनली एनपीके। तो ये जो है ये एक क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स है तो ये
एक सोर्स बन जाता है। फिर एक्सेसिव फर्टिलाइजर में रिच द ग्राउंड बाय लीचिंग। ठीक है, तो ये सरफेस वाटर को तो डिस्टर्ब करता ही है, साथ ही साथ में क्या होता है, बहुत बार जो होता है हम लोग बहुत ज्यादा अगर केमिकल यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, तो क्या होता है वो जब भी बारिश होता है तो वो ग्राउंड वाटर में लीच डाउन कर जाता है, तो नीचे नीचे आ जाता है। तो जो एनपीके जैसे केमिकल्स है वो क्या होगा, वो जो ग्राउंड वाटर है उसमें जाके वो मिल जाएगा और ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर देगा। ठीक है, तो ये तो हो गई सरफेस वाटर को रन ऑफ, ड्रेनेज, ये सबसे पॉल्यूशन होता ही है। फिर इसके अलावा जो है पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड्स, नेमाटोसाइड, रोडेंटिसाइड्स, सॉइल फ्यूमिगेंट्स, ये सब भी बहुत बार हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं एग्रीकल्चर पर्पस में, है ना। तो इन सब से भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। ठीक है, दे कंटेन्स अ वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स सच एज क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट, मेटेलिक सॉल्ट, कार्बोनेट्स, थायोकार्बोनेट्स, डेरिवेटिव्स ऑफ मेनी एसिटिक एसिड्स, है ना। तो ये जो होते हैं ज्यादातर नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के होते हैं, इजीली बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे केमिकल जो है क्या होता है, जब भी रेन बारिश होती है तो वो क्या होता है, वो धुल जाते हैं और जाके जो आसपास के जो एक्वाटिक बॉडीज है, वाटर बॉडीज है, वहां पर जाके वो मिल जाते हैं और उसको पॉल्यूट कर देते हैं। फिर द एनिमल एक्सक्रेटा सच एज डंग, वेस्ट फ्रॉम पोल्ट्री फार्म्स, पिगरीज एंड स्लॉटर हाउसेस, ये भी एक सोर्स है जो एनिमल हस्बेंड्री में आ जाता है। ठीक है, तो ये मोरलेस एग्रीकल्चरल सोर्सेस से रिलेटेड ही है। फिर पोल्ट्री फार्म, जो पिगरी, जो कसाई खाने होते हैं, वहां से जो वेस्ट होता है, ठीक है, उससे भी क्या होता है, रेनी सीजन के समय में ज्यादातर ये होता है कि वो सरफेस जो हमारा आसपास का वाटर बॉडी हो, चाहे वो पॉन्ड हो या फिर लेक हो, रिवर हो, सबको पॉल्यूट करता है। ठीक है, ये तो हो गया तीसरा। चौथा जो सोर्स है हमारा वो है थर्मल पॉल्यूशन। ठीक है, तो जो हमारा बेसिकली थर्मल पावर प्लांट से जो रिलीज होता है हॉट वाटर्स, है ना बेसिकली। तो थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बेसिकली कूलेंट के लिए क्या होता है, वाटर यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो कूलेंट क्या होता है, वो ठंडा करता है। तो लेकिन वो ठंडा करते करते क्या होता है, पानी खुद ही गर्म हो जाता है, और बहुत बार क्या होता है वो गर्म पानी जो है डायरेक्टली नदियों में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके कारण जो भी आसपास का एक्वाटिक बॉडी है उसका टेम्परेचर जो है सडन शॉर्ट टाइम के अंदर में बहुत ज्यादा पीक कर जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण क्या होता है, तो जो भी एक्वाटिक बॉडीज है वो उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि सडन शॉक ऑफ टेम्परेचर लगता है, एक शॉक लगता है, टेम्परेचर शॉक जिसको कहा जाता है, उसके कारण डेथ हो जाती है। तो ये थर्मल पॉल्यूशन कह सकते हैं। फिर अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन मैंने बताया ही। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है, ऐसे होते हैं पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो नीचे लीच डाउन कर जाता है, ग्राउंड से वो नीचे नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो कंटेमिनेशन ड्यू टू सीपेज फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड म्यूनिसिपल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स, सीवेज चैनल, एग्रीकल्चर रन ऑफ, इन सब से ही ग्राउंड वाटर को भी पूरी तरह से पॉल्यूट हो सकते हैं। ठीक है, फिर मरीन वाटर भी इंपॉर्टेंट, मरीन पॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट जो सिंक है नेचुरल एंड मैनमेड पॉल्यूटेंट का, वो हमारा मरीन ही है, यानी सीज या ओशन जिसको हम लोग प्राइमरीली कहते हैं। तो जितने भी रिवर एक्वाटिक बॉडीज है वो जाके आखिरकार क्या होता है, या तो सी में मिल जाते हैं, और सी जो है ओशन से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो जो हमारे 5 ओशन से उससे कनेक्टेड है। तो ओशंस आर द अल्टीमेट सिंक फॉर all natural and man-made pollutants. ठीक है, तो द अदर सोर्सेज फॉर ओशन पॉल्यूशन एंड नेविगेशनल डिस्चार्ज ऑफ ऑयल, ग्रीस, डिटर्जेंट, सीवेज, गार्बेज, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ऑफशोर ऑयल माइनिंग, या फिर ऑयल स्पिल्स। ये सब कुछ पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑयल स्पिल से रिलेटेड, फिर भी इस वीडियो में ऑयल स्पिल्स में डिस्कस करूंगा। तो बहुत बार क्या होता है, ऐसे पॉल्यूटेंट जो हो गया, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट जो है डायरेक्टली डंप कर दिया जाता है ओशंस वगैरह में, या फिर ऑयल स्पिल जब होता है, या रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है वो भी बहुत बार डंप कर दिया जाता है। जैसे कि जापान में हुआ था, फुकुशिमा जो पावर प्लांट जो था, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसका जो वेस्ट था उसको डंप कर दिया गया था, तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कॉज की बात है ना। तो ये हो गया हमारा मरीन पॉल्यूशन। ठीक है, इसमें ज्यादातर ओशन एंड सी आएगा। ठीक है, फिर ऑयल स्पिल जो जैसा मैं बता रहा था, तो ऑयल स्पिल इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल वाटर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो जो कार्गो शिप्स होती हैं, जो बेसिकली हमारे जो क्रूड ऑयल्स होते हैं, ठीक है, वो या फ्यूल को ले जा रहे होते हैं एक देश से दूसरे देश में, तो कभी कभी होता है किसी कारणवश क्या होता है, एक्सीडेंटली ऑयल जो है वो लीक आउट होते रहता है, और वो क्या होता है पानी में वो आ जाता है। अब क्योंकि ऑयल की जो होती है, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, फ्यूल की जो डेंसिटी होती है वो लाइटर होती है एज कंपेयर टू वाटर। तो पानी जो होता है वो नीचे रहता है और ऑयल का एक लेयर सा बन जाता है। ठीक है,
और थोड़ा बहुत भी फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी होगा तो क्या हो जाता है, फटाक से क्या होता है, आग भी लग सकता है पानी के ऊपर। या फिर क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, क्योंकि एक ऑयल जो है लेयर बना लेता है पानी के ऊपर, तो सनलाइट एंटर नहीं कर पाता है, या फिर जो ऑक्सीजन है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो पानी में नहीं जा पाता, इसीलिए पानी का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे जो एक्वाटिक क्रिएचर्स हैं, लिविंग बींग्स जो भी है वहां पर, वो धीरे-धीरे मरना स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है? तो बहुत बार क्या होता है, ये जो होता है एक्सीडेंटली भी होता है, बहुत बार क्या होता है, बहुत कंट्रीज़ जो है आपस में जब वॉर लाइक सिचुएशंस होते हैं तो वो टैंकर्स या कार्गो के शिप्स को वो ब्रेक कर देते हैं जिससे ऑयल स्पिल हो जाए। जैसे सोमालिया जो पायरेट्स वाला रीजन है, अफ्रीका का हॉर्न, है ना? तो सोमालिया जैसी कंट्री जहाँ पर पायरेट्स बहुत ज़्यादा है, अरेबियन सी के पास में, रेड सी के पास में, तो वहाँ पर क्या होता है, जो पायरेट्स होते हैं वो जानबूझकर ये टैंकर्स को निशाना बनाते हैं, और वो क्या करता है, ऑयल स्पिल्स होते रहता है। तो बहुत बार एक्सीडेंटली भी होता है और बहुत बार जानबूझकर भी किया जाता है। ठीक है? तो ऑन लैंड क्रूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, और साथ ही साथ ये तो हो गया ओशन या मरीन बॉडीज पे हो रहा है। ठीक है? लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जो हमारे गैस के कनेक्शंस होते हैं घरों में, उसके लिए भी पाइपलाइन बिछाई रहती है। ठीक है? तो पाइपलाइंस बिछाए रहते हैं, तो बहुत बार वो भी होता है, कभी एक्सीडेंटली वो भी लीक आउट हो जाता है। ठीक है? तो आसपास का जो सॉइल है उसको तो डिस्टर्ब कर ही रहा है, पॉल्यूशन हो ही रहा है, और क्या होता है, जब भी बारिश वारिश होगा तो वो जो पॉल्यूटेंट्स है वो धीरे धीरे क्या होगा, ग्राउंड में सीप करते जाएंगे, लीक करते जाएंगे, और जो ग्राउंड वाटर है वो भी पूरी तरह से पॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है? तो ये देख सकते हैं, लैंड क्रूड ट्रांसपोर्टेशन के साथ भी हो सकता है, और जो समुद्र के साथ में ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है उसमें भी ये हो सकता है। ठीक है? और जैसा मैंने बताया, ऑयल का लाइटर होता है डेंसिटी, तो वो एक ऊपर से एक लेयर बन जाता है, और बहुत बार मैक्सिमम समय आग भी लग जाता है पानी के ऊपर में। ठीक है? तो ऑयल स्पिल्स आर आल्सो अ सोर्स ऑफ एयर एज वेल एज ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। तो जैसा मैंने बताया, ये वाटर पॉल्यूशन नहीं कर रहा है, क्योंकि जब भी आग वाग लगेगा तो उससे ऑब्वियसली हार्मफुल कंबशन होगा, गैसेस निकलेंगे जो एयर पॉल्यूशन कॉज करेगा। फिर किस तरह से ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर रहा है वो भी मैंने बताया। तो बहुत बार ये ऑयल स्पिल्स होते रहता है, और न्यूज़ में आपको देखने मिल जाता होगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑयल स्पिल्स। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है? तो सबसे पहला इफेक्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ऑन एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया, वाटर पॉल्यूशन से क्या होता है, सबसे जो मेन होता है, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन जो लेवल है ना, वाटर बॉडीज का, वो रिड्यूस हो जाता है। तो जो भी सेंसिटिव ऑर्गन्स है, प्लैंक्टन्स, मोलस्क, फिश, ये सब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी से ये मरना शुरू कर जाते हैं। फिर बायोसाइड्स, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स जो है, पीसीबीज, एंड हेवी मेटल्स डायरेक्टली एनिमेट द सेंसिटिव एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है? जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, जैसे पीसीबीज हो गया, हेवी मेटल्स हो गया जैसे कि निकल, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये सब हेवी मेटल्स है, ये सब भी पूरे एक्वाटिक सिस्टम को खराब करता है, पॉल्यूट करता है। फिर दूसरा है इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ऑब्वियसली एक्वाटिक सिस्टम जो है, अगर वो पॉल्यूट होगा तो अल्टीमेटली ह्यूमन हेल्थ और साथ ही साथ एनिमल जो हेल्थ है उस पर भी इम्पैक्ट करेगा। किस तरह से? तो पानी में अगर बहुत सारे जो पॉल्यूशन हो रहा है, तो पैथोजेंस जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, पैरासिटिक, प्रोटोजोआ, वर्म्स का जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। ठीक है? क्योंकि डिकम्पोजिशन करना है, ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ गया है, तो उसको डिकम्पोजिशन के लिए ये सब पैथोजेंस, वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासिटिक का पॉपुलेशन जो है बढ़ जाएगा, और इसके कारण क्या होगा, वो वाटर बॉर्न डिजीजेस जैसे कि जॉन्डिस, क्लोरेला, टाइफॉइड, एमोबियासिस, ये सब बहुत ज्यादा होने लगता है। तो जैसे कि अभी कुछ टाइम बाद कुंभ मेला होगा, तो जो गंगा की पानी है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स जो है, सीवेज का पानी, बहुत सारे गंदे गंदे पानी जो है वो नदियां में बहाई जाती है, तो ऑब्वियसली वो पॉल्यूटेड वाटर है। ठीक है? अब मान्यता अलग बात है, लेकिन पॉल्यूटेड है। तो कभी भी कोई भी स्नान कर रहा है, ठीक है, तो बाई चांस उसको, वो बहुत लोग क्या करते हैं, गंगा जल को पीते भी हैं, तो वो अगर पिएंगे तो उसके साथ साथ जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, है ना, पैरासाइट्स है, जैसे ई कोलाई हो गया, तो ये भी पेट में अंदर जाएगा, और क्या होगा, जो स्टमक प्रॉब्लम्स है या जॉन्डिस, क्लोरेला, फिर टाइफॉइड, इन सब बीमारियां जो है बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है? तो ये मान्यता है, अब ये टॉपिक
अलग हो जाएगा, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम होते हैं बहुत बार। फिर मर्क्यूरी कंपाउंड इन वेस्ट वाटर आर आल्सो कन्वर्टेड बाय बैक्टीरियल एक्शंस इनटू एक्सट्रीमली मिथाइल मर्क्यूरी। तो देख लीजिए, जो बैक्टीरियाज या पैरासाइट जो प्रेजेंट होता है वाटर में, वो क्या करता है, जो नॉर्मल मर्क्यूरी होता है उसको कन्वर्ट कर देता है मिथाइल मर्क्यूरी में, CH3Hg। ठीक है, मिथाइल मर्क्यूरी में कन्वर्ट कर देता है। और ये मिथाइल मर्क्यूरी जो है वो क्या करता है, वो जो छोटे छोटे मछलियां वो चला जाता है, क्योंकि ये फूड चेन का पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो छोटे मछलियां खाते हैं, फिर उसको बड़ी मछलियां खाते हैं, बड़ी मछलियों को ज्यादातर ह्यूमन बींग्स फिशिंग करके खाते हैं। तो मर्क्यूरी जो है, मिथाइल मर्क्यूरी का कंसंट्रेशन जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे ह्यूमन पॉपुलेशन में भी राइज होने लगता है, जिसके कारण एक बहुत डेंजरस बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं मीनामाटा डिजीज। तो बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मीनामाटा जो डिजीज है ये मिथाइल मर्क्यूरी के पॉइजनिंग के कारण होता है। ठीक है, मिथाइल मर्क्यूरी के पॉइजनिंग के कारण होता है, बहुत डेडली डिजीज है, जैसे नंबनेस इन लिम्ब, लिप्स, टंग, डेफनेस, ब्लरी विजन, मेंटल रीअरेंजमेंट, बच्चों में, छोटे बच्चों में वो मेंटल रिटार्डेशन तक हो जाता है, और बहुत सीरियस केसेस में क्या होता है, डेथ भी हो सकता है। तो ये मीनामाटा डिजीज है, मिथाइल मर्क्यूरी के पॉइजनिंग से होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है देख सकते हैं वो है कैडमियम पॉइजनिंग के कारण क्या होता है। कैडमियम अगर पानी में बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन लेवल इसको बहुत ज्यादा है, तो इटाई इटाई या फिर आउच आउच डिजीज होता है, जो बेसिकली बोन्स एंड जॉइंट्स का एक बहुत पेनफुल डिजीज होता है, वो भी कॉज होता है। फिर कॉजेस लंग कैंसर, लिवर कैंसर, ये भी बहुत बार होता है। ठीक है, एंड द कंपाउंड्स ऑफ लेड, तो कैडमियम के कारण होता है हमारा इटाई इटाई या फिर आउच आउच डिजीज। फिर लेड के कारण जो होता है, तो एनीमिया, हेडेक, लॉस ऑफ मसल पावर, ब्लूइश लाइन अराउंड द गम्स, ये सारे बीमारियां भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, फिर हैजर्ड्स ऑफ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन अगर देखा जाए, तो एक और बीमारी है जिसको कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट पॉइजनिंग के कारण होता है। ठीक है, तो नाइट्रेट पॉइजनिंग के कारण जो है वो हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ज्यादातर क्या होता है, छोटे बच्चों में होता है, जिनका बॉडी जो है वो नीला पड़ जाता है, क्योंकि उसमें नाइट्रेट जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है। तो ऑक्सीजन का जो इनटेक है ना, ऑक्सीजन जो हेमोग्लोबिन के साथ मिलना चाहता है उसका जो कंसंट्रेशन उसको कम कर देता है। आसान भाषा में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और नाइट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण ये सिंड्रोम होता है। क्यों सिंड्रोम, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, और ज्यादातर इन्फेंट्स में ही ये बीमारी होती है। तो ये क्या होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है कंज्यूम करने से होता है, इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं जो भी ग्राउंड वाटर है बच्चों को जब भी पिलाया जाए उसको उबाल करके रखा जाए, उसके बाद पिलाया जाए, ताकि उबालने से क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया है, हेवी मेटल्स है, वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसका कंसेंट्रेशन कम हो जाता है बॉइलिंग से। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, इसके कारण में बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, टिथ डिफॉर्मिटी, दांतों का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। फिर हार्डनिंग ऑफ बोन्स एंड स्टीफ एंड पेनफुल जॉइंट्स, जिसको स्केलेटल फ्लोरोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, डेंटल फ्लोरोसिस भी होता है, स्केलेटल फ्लोरोसिस क्यों, क्योंकि ये फ्लोराइड के कारण हो रहा है। ठीक है, तो फ्लोराइड के कारण हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको स्केलेटल फ्लोरोसिस या फिर डेंटल फ्लोरोसिस भी कहा जाता है। फिर और एक बीमारी है ब्लैक फुट डिजीज होता है, ये ज्यादातर होता है आर्सेनिक पॉइजनिंग के कारण होता है। तो आर्सेनिक जो हेवी मेटल्स होते हैं, ऐसे जो होते हैं वो ग्राउंड वाटर में घुल जाते हैं। और ग्राउंड वाटर मैक्सिमम जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, इवन शहरों में भी बहुत लोग डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, पीने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो पेट में जाएगा तो आर्सेनिक का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, है ना। तो उसके कारण क्या होता है, तो ब्लैक फुट डिजीज जो है वो होता है ज्यादातर। ये ज्यादातर वेस्ट बंगाल वाले रीजन में ये बहुत ज्यादा हो रहा था। ठीक है, इसीलिए बहुत जगह क्या है, जो हमारे इस ऐसे हैंडपंप वाले जो पानी होते हैं, ठीक है, उसको कंज्यूम नहीं करने दिया जाता है। ठीक है, उसको जब तक ट्रीट नहीं किया जाएगा तो ऐसे कंज्यूमेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे नलों पे क्या किया जाता है, अगर देखा जाता है कि आर्सेनिक पॉइजनिंग है तो उस नल को क्या होता है, रेड कलर से पेंट कर दिया जाता है, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि ये जो वाटर है इस नल का वो पीने लायक नहीं है। ठीक है, तो इसको ब्लैक फुट डिजीज कहता है। इट ऑल्सो कॉजेज डायरिया, पेरिफेरल न्यूराइटिस, हाइपरकेराटोसिस एंड आल्सो लंग एंड स्किन कैंसर। ठीक है, तो बहुत 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 डेंजरस बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती है। तो ये देख सकते हैं ग्राउंड वाटर पोल्यूशन से होता है। ठीक है,
तो कंटेमिनेटेड वाटर से ऐसा होता है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल तो मैक्सिमम जगह वो नीचे ही हो गया। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, जितना नीचे हम लोग जाएंगे और ग्राउंड वाटर कंज्यूम करेंगे, तो ऑब्वियसली वो पानी जो होगा वो कंटेमिनेटेड होगा विथ हैवी मेटल्स। तो जैसे जैसे वी विल गो डीप इनसाइड द अर्थ और हम लोग कंज्यूम करेंगे वैसे ग्राउंड वाटर को डायरेक्टली, ठीक है, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, तो ऑब्वियसली हेवी मेटल्स बहुत ज्यादा होगा और उसके कारण ऐसी बीमारियां बहुत सारी होंगी। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है कि नाइट्रेट पॉइजनिंग से क्या होता है, फ्लोराइड पॉइजनिंग से, आर्सेनिक पॉइजनिंग से कौन सी बीमारी होती है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है। फिर और जो इफेक्ट होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये पहले भी वीडियोस में जब फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम बता रहा था उसमें बताया था। यूट्रोफिकेशन में जो एक्वाटिक इकोसिस्टम बता पढ़ा रहा था उसमें भी मैं डिटेल में बताया, तो उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं इन दोनों को डिटेल में, ठीक है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो एक्वाटिक वाटर बॉडीज है वो कितना ज्यादा पॉल्यूटेड है हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। एक है डीओ, दूसरा है बीओडी, तीसरा है सीओडी, ठीक है। तो डीओ यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन, बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड सीओडी मीन्स केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल तो ये पता ही है, सॉरी, डिजॉल्व ऑक्सीजन वाला जो कंसेप्ट हो तो मैंने पहले भी बताया था कि जो एयर वाटर इंटरफेस होता है उसमें ऑक्सीजन आ जाता है, फिर जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उससे भी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का जो है इवोल्यूशन होता है जो पानी में इंट्रैप हो जाता है, ठीक है। तो वो बेसिकली डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल होता है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट क्या करता है, इन वाटर डिक्रीजेस द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट बहुत सारा है तो क्या होता है, उसको डिकम्पोज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। तो उसको डिकम्पोजिशन में ही सारा ऑक्सीजन खपत हो जाता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, बाकी जो क्रिएचर्स है, लिविंग मछलियां हैं, पेड़ पौधे हैं या जो भी है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन जो लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जा रहा है। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट रहेगा उतना ही कम हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 8 mg/लीटर, ठीक है, उससे कम है अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन किसी भी वाटर बॉडी का, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो भी वाटर बॉडी है वो कंटेमिनेटेड है यानी पॉल्यूटेड है, 8 mg से कम है, ठीक है। और अगर 4 mg/लीटर से अगर कम है तो वो तो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, वो तो किसी लायक, यूज करने लायक भी नहीं है। अगर वो 8 mg/लीटर से भी कम है तो कुछ कुछ पर्पस के लिए, धोने होने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली पीने के लिए तो हम लोग कर ही नहीं सकते ये, ठीक है। तो अगर 4 से भी कम है तो क्या होता है, वो बिल्कुल ही पॉल्यूटेड है, हाईली पॉल्यूटेड है, तो उसको यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिर डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है, कंटेंट ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। तो जितना ज्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल रहेगा उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा उस एक्वाटिक वाटर बॉडी का हेल्थ, और जो भी क्रिएचर्स रहेंगे उनका हेल्थ मेंटेन रहेगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जैसे कि सरफेस टर्बुलेंस, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय ऑर्गेनिजम्स, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये सारे फैक्टर्स क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल को कम बेसी करते रहता है। तो ये सब पहले भी डिस्कस हो चुका है, डिजॉल्व ऑक्सीजन वाला कंसेप्ट एक्वाटिक इकोसिस्टम के दौरान मैं डिस्कस किया था। अब जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो दो डिस्कस करना है, बीओडी और सीओडी, ठीक है। तो बीओडी क्या होता है उसको समझेंगे। तो हायर अमाउंट ऑफ वेस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन, देयर बाय डिक्रीजेस द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट, ये समझ आ गया। द डिमांड फॉर ऑक्सीजन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंक्रीजिंग इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड इज इम्प्रेस्ड एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो जितना वेस्ट होगा, चाहे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वेस्ट होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन का भी डिमांड उतना ही रहेगा, है ना, उतना ही रहेगा, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो बीओडी का मतलब क्या है, तो बीओडी इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय द बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन इट, ठीक है। आसान भाषा में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है वो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चाहिए ऑर्गेनिक वेस्ट को वो डिकम्पोज कर दे, ठीक है। तो वही चीज, उसी को बोला जाता है बीओडी, ठीक है। और इसको एक्सप्रेस किया जाता है मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर, mg/लीटर ऑफ वाटर में इसको एक्सप्रेस किया जाता है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर गौर देने वाली बात जो है, यहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट की बात की जा रही है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट को ही तोड़ सकते हैं। ठीक है। तो जितना ज्यादा बीओडी लेवल होगा, हायर द वैल्यू ऑफ बीओडी, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट, उतना ही लेस होगा। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बीओडी एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है। तो जितना ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, उतना ही कम हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा, यानी वो जो एक्वाटिक वाटर बॉडी है वो उतना ही पॉल्यूटेड होगा। ठीक है। अगर बीओडी बहुत हाई है तो मतलब वो एक्वाटिक बॉडी जो है वो उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड है। अगर बीओडी लो है तो एक्वाटिक बॉडी का कंडीशन सही है। ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये रिलेशनशिप समझना पड़ेगा। ठीक है। अब क्योंकि बीओडी जो है वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के लिए है। ठीक है। इसीलिए बीओडी के जगह में हम लोग क्या यूज करते हैं, सीओडी। ठीक है। तो सीओडी जो है ज्यादा बेस्ट मेथड है फॉर, हमें अगर पॉल्यूशन लेवल चेक करना है किसी भी वाटर बॉडी का, तो सीओडी इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि इसमें दोनों ही आ जाता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट दोनों ही आ जाता है। ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर क्या है, इसमें हम लोग केमिकल्स का यूज करते हैं बेसिकली। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज स्लाइटली बेटर मेथड used to measure the pollution load in water. It is the measure of oxygen equivalent of requirement of oxidation of total organic matter. ठीक है। ठीक है। बायोडिग्रेडेबल नेचर का हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर का हो, प्रेजेंट इन वाटर। तो जितना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ताकि जितने भी हमारा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिकम्पोज कर सके, इसीलिए सीओडी इज बेटर देन बीओडी। और इसका भी कंसेंट्रेशन जो है वही सेम ही है, एमजी पर लीटर में ही इसको भी नापा जाता है। ठीक है। और बीओडी जो है, बीओडी से बेटर होता है सीओडी, यस पता चल गया, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसको भी ये डिकम्पोज करता है, और इससे हमें ज्यादा एक्यूरेट जो है पॉल्यूशन लेवल चेक होता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, बीओडी और सीओडी का। अब कंट्रोल मेजर्स देख लेते हैं हमारे वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो है वो है राइपेरियन बफर्स। राइपेरियन बफर्स इसे कहते हैं, जो भी एक्वाटिक वाटर बॉडी होते हैं, चाहे वो नदी हो, स्ट्रीम्स हो, या पॉन्ड हो, पोखर हो, कुछ भी हो, अगर उसके आसपास में हम लोग अगर पेड़ वेड़ लगा देते हैं, छोटे छोटे पेड़ या बड़े बड़े पेड़, तो इससे क्या होता है, जितना भी पॉल्यूशन लेवल है, जो भी एग्रीकल्चरल रन ऑफ है या जो भी है, वो पेड़ जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। और पानी में डायरेक्टली वो जाने नहीं देता, वो एक्वाटिक बॉडी में मिलने नहीं देता है। मिलता होगा लेकिन उसको जो एक्सेलरेशन प्रोसेस है उसको कम कर देता है, रेट जो है वो कम कर देता है। तो राइपेरियन बफर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जिसको यूज किया जा सकता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर एंड इंडस्ट्रियल फ्रंट, तो जो भी इंडस्ट्रियल या फिर सीवेज वेस्ट है उसको ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम लोग एक्वाटिक वाटर बॉडीज में उसको रिलीज कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा, ऑब्वियसली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाए, है ना। तो बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया भी जा रहे हैं, लेकिन उतनी कैपेसिटी नहीं है, जितना ज्यादा हम लोग गंदगी कर रहे हैं, और जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उनकी कैपेसिटी उतनी नहीं है। इसीलिए क्या होता है, मैक्सिमम समय में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, बहुत सारा वेस्ट जो है हम लोग डायरेक्टली बिना ट्रीट किए ही हम लोग रिवर्स में, समुद्र में छोड़ देते हैं। ठीक है। फिर जो थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो भी हॉट वाटर निकला उसको ठंडा करके ही उसको पानी में, जो रिवर बॉडीज है उसमें छोड़ा जाए, ये किया जा सकता है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर ये सब ना किया जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें फर्टिलाइजर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना। फिर बहुत सारे ऐसे बायो रेमेडिएशन टेक्निक्स भी है जो हम लोग फोर्थ पार्ट में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे सुडोमोनास पुटाइडा एक फंजाई है, जो बेसिकली क्या करते हैं, जो भी हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हैं वाटर में उसको वो तोड़ देता है, डिकम्पोज कर देता है। जो भी हेवी मेटल्स हैं उसको वो लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो ये सब क्या है, बायो रेमिडिएशन टेक्निक है। तो यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स टू रेमिडिएट एनी वाटर पॉल्यूशन या एनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, उसी को हम लोग बायो रेमिडिएशन टेक्निक कहता है। फिर जैसे ऑयल स्पिल्स वगैरह होता है तो उसको हेल्प किया जा सकता है, उसको क्लीन करने के लिए ब्रेगोली यूज किया जा सकता है। बेसिकली ये एक बाई प्रोडक्ट होता है पेपर इंडस्ट्री का, जिसमें बेसिकली सॉ डस्ट, ऑयल जैपर और माइक्रो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सब हम लोग यूज कर सकते हैं ऑयल स्पिल्स को, उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड जितना भी चीजें थी हम डील कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हम लोग डील करेंगे वो है हमारा सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है।
तो सॉइल पोल्यूशन भी सेम है, पॉल्यूशन जो बेसिकली सॉइल्स में हो रहा है। सॉइल जो होता है बेसिकली हमारा टॉप लेयर होता है ना। लेकिन सॉइल्स के अलग अलग प्रोफाइल्स होते हैं, बहुत सारे हॉराइजन्स होते हैं, ओ ए बी सी आर ऐसे करके हॉराइजन्स हैं। तो addition of substances to the soil which adversely affect the physical, chemical and biological properties of the soil and reduces its productivity is termed as soil pollution। तो अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो वैसे चीजें या वैसे सब्सटेंसेस या वैसे फैक्टर्स जो कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज है सॉइल का उसको चेंज कर देता है और जिसके कारण जो प्रोडक्टिविटी है उसको कम कर देता है, तो उसको हम लोग बेसिकली सॉइल पोल्यूशन बोलेंगे। It is built up of persistent toxic compounds, chemicals, salt, radioactive materials, disease-causing agents in soil which have adverse effect on plant growth, human and animal health। क्यों? क्योंकि सॉइल से ही क्या होता है, सारे जो पेड़ पौधे हैं वो सॉइल पे ही लगे हैं। अगर सॉइल ही पॉल्यूटेड है तो जो भी पेड़ पौधे उग रहे हैं उसके जो फल फूल होंगे, जो भी हम लोग कंज्यूम करेंगे वो भी पॉल्यूटेड होगा। तो क्या है, ये सब कुछ क्या है, फूड चेन का पार्ट है ना, फूड चेन में पार्ट है, फूड वेब का पार्ट है। तो ऑब्वियसली अगर ये पॉल्यूटेड रहेगा तो या पानी भी पॉल्यूटेड रहेगा, हवा भी पॉल्यूटेड रहेगा, तो वो पूरा ही हम लोगों को इम्पैक्ट देगा ही देगा। A soil pollutant in any factor which deteriorates the quality, texture and mineral content of the soil or which disturb the biological balance of the organism in the soil। ठीक है, क्योंकि सॉइल्स में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं, जैसे अर्थवर्म वगैरह होते हैं जो सॉइल को बहुत हेल्प करते हैं। तो पॉल्यूशन के कारण क्या होता है, इनका भी पॉपुलेशन जो होता है डिक्लाइन हो जाता है। जो भी डिकम्पोजर्स होते हैं, डेट्रीवोर्स होते हैं, उनका पॉपुलेशन कम होने लगता है। ठीक है, तो जो बायोलॉजिकल बैलेंस है वो भी पूरी तरह से डिस्टर्ब होता है। कॉजेस क्या क्या है, तो बहुत सारे कॉजेस हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करना, या फिर हम लोग डंप कर देते हैं बहुत सारे जो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सॉलिड वेस्ट है। ठीक है, सीमेंट हो गया या जो बहुत सारे जो सॉलिड वेस्ट है जो हॉस्पिटल से निकलते हैं या फिर घरों से निकलते हैं, उसको हम लोग डायरेक्टली खुले एरिया में हम लोग डंप कर देते हैं और सॉइल धीरे धीरे क्या होता है, पॉल्यूटेड होता रहता है। डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोशन भी एक कारण है पॉल्यूशन का। फिर पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, है ना, ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है तो वहां पर आपको पॉल्यूशन दिखेगा ही। और जितने भी मेट्रो सिटीज है आसपास देखेंगे, प्लास्टिक प्लास्टिक इधर उधर फेंके होते हैं, वो सब क्या होता है, मिट्टी में रह जाते हैं और वो मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर तक वो प्लास्टिक सड़ता नहीं है। तो वो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली वो सॉइल को जो क्वालिटी है उसको खराब कर रहा है। वहां पर कोई एग्रीकल्चरल नहीं है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हम लोग नहीं कर सकते, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी होता है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। अब सोर्सेज देखा जाए तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, है ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट, फैक्ट्री वेस्ट जो है उससे बहुत सारे हैवी मेटल्स ये सब जो है, मर्क्यूरी, लेड, कॉपर, जिंक, कैडमियम, साइनाइड, थायोसाइनाइड्स, क्रोमेट्स, एसिड, ये सब रिलीज होता है। फिर जो पेस्टिसाइड्स है ना, जैसे इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, एल्गीसाइड, रोडेंटिसाइड्स, वीडीसाइड, ये जो है हम लोग खेती बाड़ी में यूज करते हैं, ये सबसे होता है। फिर फर्टिलाइजर, मैन्योर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एक्सेसिव जो है ना, तो जो सॉइल बॉर्न पार्टिक ऑर्गेनिजम्स है उसको कम कर देता है। जैसे बोल रहा था मैं, अर्थवर्म्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो सॉइल को बहुत हेल्प करते हैं, है ना, तो वो सबका पॉपुलेशन में डिक्लाइन हो जाते हैं इन सब फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स यूज करने से। फिर बहुत सारे जो डिस्कार्डेड मटेरियल्स होते हैं, है ना, जैसे कंक्रीट हो गया, एसफॉल्ट, रग्स हो जाता है, लेदर, कैंस, प्लास्टिक, ग्लास, डिस्कार्डेड फूड, पेपर, कैरेकसेस, ये सब से भी सॉइल पोल्यूशन होता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट भी एक बहुत ज़्यादा कारण है, तो माइनिंग से जो निकलते हैं या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो वेस्ट होता है, बहुत लोग क्या करते हैं सॉइल में वो बहुत अंदर तक गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर में डाल देते हैं। तो सॉइल भी पूरी तरह से खराब हो रहा है और जो आसपास का जो वाटर बॉडीज होगा वो भी खराब होगा, क्योंकि जो हेवी मेटल्स होगा वो लीच डाउन होगा ही होगा, है ना, तो वो खराब पूरा कर देगा। रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि उससे बहुत सारे जो हार्मफुल रेज होते हैं, अल्फा बीटा जो गामा रेज होते हैं वो रिलीज होते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा क्या होता है उससे कैंसर जैसी बीमारियां बहुत आसानी से हो जाता है ना। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट का भी मैं जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा रेडियो एक्टिव वेस्ट के लिए। इफेक्ट्स क्या क्या है सॉइल पोल्यूशन के, तो देख सकते हैं एग्रीकल्चर में reduce soil fertility, reduce nitrogen fixation, increases erosion, reduces crop yield, loss of soil nutrient, increased salinity, है ना। तो सॉइल खराब होगा तो ऑब्वियसली उसका प्रोडक्टिविटी कम होगा, प्रोडक्टिविटी यील्ड कम हो जाएगा,
है ना, इरोशन होने लगेगा, पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रॉपर नहीं होगा। हेल्थ में देखा जाए तो डेंजरस केमिकल एंटरिंग द ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर जैसे बताया। फिर बायोमैग्निफिकेशन वाला जो कंसेप्ट है वो आ जाता है। फिर बहुत सारे जो पॉल्यूटेंट गैसेस है जो मैंने बताया वो रिलीज होते हैं, रेडोन जैसे गैसेस होते हैं वो रिलीज होते हैं ग्राउंड वाटर से। फिर रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव रेज कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, है ना। तो ये हेल्थ पे ऑब्वियसली होगा, क्योंकि सारे जो पेड़ पौधे हैं वो सॉइल पे ही लग रहे हैं, तो फूड चेन का पार्ट आ जाता है, फिर वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लग जाता है। ठीक है, एनवायरनमेंट को देख सकते हैं यहाँ पर, रिड्यूस्ड वेजिटेशन, पेड़ पौधे कम होंगे, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो भी पेड़ पक्षी, जो भी उस पे एनिमल्स डिपेंडेंट स्पीसीज है वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। इम्बैलेंस ऑफ सॉइल फौना एंड फ्लोरा, है ना, जो डिट्रीटर्स है या जो अर्थवर्म्स जैसे क्रिएचर्स होते हैं उनका पॉपुलेशन पूरी तरह से खराब हो जाएगा। फिर बहुत सारे फंजाई बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वो भी डिप्लीट हो जाएंगे। अर्बन एरियाज में ज़्यादातर क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स, इनंडेशन ऑफ एरिया, फाउल स्मेल, रिलीज ऑफ गैसेस, है ना, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम। तो बहुत सारे जो लैंडफिल्स होते हैं, ओपन लैंडफिल्स होते हैं जहाँ पर ये है हमारा कचरा जो है, सॉलिड वेस्ट है, वैसे ही फेंक दिया जाता है और पहाड़ बन जाता है, जिससे क्या होता है उसमें से बहुत सारे हार्मफुल गैस निकलते हैं, मीथेन जैसा गैस निकलते रहता है। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज करता है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग होता ही है, सब एयर पॉल्यूशन भी कॉज कर रहा है। तो देख सकते हैं एक पॉल्यूशन बाकी सब पॉल्यूशन से किस तरह से इंटरलिंक्ड है। अगर एयर पॉल्यूटेड है तो वाटर भी होगा, वाटर है तो सॉइल भी होगा, सॉइल होगा तो नॉइज भी होगा। बहुत सारे पॉल्यूशन जो है इंटरकनेक्टेड है, हम लोग उसको अलग करके पढ़ना मुश्किल है। फिर कंट्रोल मेजर्स अगर देखा जाए सॉइल पॉल्यूशन, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस किया जा सकता है, केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का ना के बराबर यूज हो, है ना, या यूज भी हो रहा तो कम मात्रा में हो। यूज ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स एंड बायो फर्टिलाइजर, जैसे कि गोबर हो गया, है ना, गाय के जो कैटल्स के डंग्स होते हैं वो हम लोग यूज कर सकते हैं बायो पेस्टिसाइड्स बनाकर, जैसे नीम ऑयल हो गया, है ना, वो सब हम लोग यूज कर सकते हैं बायो पेस्टिसाइड बायो फर्टिलाइजर में। फिर 4R जो है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इससे क्या होता है, जो हम लोग प्लास्टिक बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना, या फिर बहुत सारे ऐसे यूज चीजें हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं जिसको हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, उसको दोबारा रीयूज नहीं करते हैं। तो या फिर जो हम लोग को कंजम्पशन रेट है ना, बहुत बार हम लोग कपड़े जो होते हैं बहुत ज्यादा खरीदते हैं, एक दो बार पहने फिर फेंक दिए। तो ये सब भी क्या है, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट नहीं करता है ना, तो ये सब से ऑब्वियसली पॉल्यूशन होगा ही होगा। एफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन टेक्निक जो है, ऑब्वियसली इन सब से कंट्रोल आ सकता है। फॉरेस्ट होगा तो ऑब्वियसली सॉइल का हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। तो एफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन का डिफरेंस क्या होता है ये भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। सॉइल वेस्ट ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जिसमें बायो रेमिडिएशन टेक्निक है, सॉइल को रिक्लेमेट किया जा सकता है, रिक्लेमेशन प्रोसेस होता है, वो भी मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। फिर रिडक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एरियाज, है ना, इसको भी अगर कम किया जा सके। बहुत बार क्या होता है कि देखते हैं मेट्रो सिटीज में ज्यादातर क्या होता है कि एक रोड बन गया है, फिर उसको एक साल बाद फिर उसको खोदा जाएगा, फिर पाइपलाइन बिछेगा, फिर 2 साल बाद फिर खोदा जाएगा। वैसे क्या हो रहा है, बहुत सारा वेस्ट जो है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट जनरेट होता है। तो इसीलिए ऑब्वियसली जो सॉइल का बायोटा है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होता है। तो फिर वो सॉइल में कभी भी कुछ फर्टाइल ही नहीं रहता है कि कुछ हो सके, उसमें प्लांट ग्रो हो सके, कुछ नहीं होता है ना। तो ये सारे कंट्रोल मेजर्स हम लोग कर सकते हैं, प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा नॉइज पोल्यूशन, तीसरा और ये आखिरी पोल्यूशन टॉपिक है इस पर्टिकुलर वीडियो का। ठीक है, तो नॉइज मतलब क्या होता है, बेसिकली अनवांटेड साउंड को, ठीक है, जो भी हमें पसंद नहीं है, जो भी हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता है, वो हमारे लिए क्या है, नॉइज है ना। तो नॉइज पोल्यूशन इज अ अनप्लेजेंट नॉइज क्रिएटेड बाय पीपल मशीन्स दैट कैन बी अनोइंग, डिस्ट्रैक्टिव, इंट्रूसिव एंड फिजिकली पेनफुल। चाहे वो एरोप्लेन्स जब उड़ते हैं, फाइटर जेट जब उड़ते हैं, या फिर ट्रेन जब गुजरती है, या फिर जो व्हीकुलर हॉर्न्स होते हैं, या कोई लाउड स्पीकर बजा रहा है, इन सब से क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन होते ही होते हैं, है ना। रोड की ट्रैफिक हो गया, जेट प्लेन्स, गार्बेज ट्रक्स हो गया, कंस्ट्रक्शन से ड्रिल मशीन्स यूज हो रहा है, या फिर मिक्सी यूज किया जा रहा है किचन में, उन सब से भी क्या होता है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लीफ ऑफ फ्लावर्स, बूम बॉक्सर्स, है ना, ये सब लाउड स्पीकर, ये सब एम्पलीफायर यूज किया जाता है, इससे पॉल्यूशन होता है। ठीक है, एंड साउंड को हम लोग बेसिकली मेजर करते हैं, वो है
डेसिबल्स में मेजर करते हैं। ठीक है, तो डेसिबल को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, स्मॉल लेटर डी होता है, कैपिटल लेटर बी होता है। तो देखते हैं जब भी आईपीएल वगैरह होता है तो डेसिबल साउंड मीटर लगाया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि जब धोनी की एंट्री होती है तो 120 डेसिबल हो गया है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा होता है। फिर वही प्लेयर अगर आउट होता है तो डेसिबल जो होता है 0 डेसिबल हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है। तो ऐसे होते हैं, इसको मेजर किया जाता है डेसिबल में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डेसिबल में, कि जब भी 10 डेसिबल इंक्रीज होता है तो साउंड जो का लाउडनेस है वो डबल हो जाता है बेसिकली। तो हर 10 डेसिबल्स जैसे जैसे इंक्रीज होगा, जो साउंड का लाउडनेस है वो डबल हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स का कंसेप्ट है, ठीक है, साउंड वाले चैप्टर्स में बताया जाता है। फिर अ पर्सन हियरिंग कैन बी डैमेज, अगर वो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअस समय के लिए क्या हो रहा है, वो बहुत नॉइज़ी एनवायरनमेंट में रह रहा है, या मशीन ऐसे फैक्ट्रीज़ में रहा है जहाँ पर जो डेसिबल जो है लगभग 75-80 डेसिबल कंटिन्यूअस, वो वैसे एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। ठीक है, फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के भी बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है कि कौन सी जगह पे कितना डेसिबल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि एम्बिएंट नॉइज लेवल मॉनिटरिंग जो है इंडिया में, जैसे देख सकते हैं, तो नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन रूल्स ऑफ 2000, इसमें एम्बिएंट नॉइज लेवल बताया गया है। तो एक दिन के लिए अलग है, रात्रि के लिए अलग है। ऑब्वियसली रात को जो है नॉइज जो होता है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में 75 डेसिबल होता है, रात को 70 होता है। कमर्शियल एरिया में 65, 55, रेसिडेंशियल एरिया 55, 45, एंड साइलेंस जोन 50 एंड 40। लेकिन ये होता नहीं है आमतौर पर, अगर हम लोग रेसिडेंशियल एरिया में देखा जाए। ठीक है, तो रेसिडेंशियल एरिया का ज्यादातर जो मेट्रो सिटीज होते हैं वहां पर डेसिबल जो होता है 70, 80, 90 क्रॉस कर जाता है। तो ये रेसिडेंशियल एरिया में, तो इंडस्ट्रियल एरिया में तो कितना ही होता होगा, है ना। और मेट्रो सिटीज में बहुत ज्यादा होता है ये ज्यादातर। तो जो भी ट्रैफिक पुलिस काम करते हैं या फिर जो एयरपोर्ट्स पे काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन की शिकायत होती होगी। या फिर जो रेलवे स्टेशन के पास जिनका घर होता होगा, या बहुत ज़्यादा हेवी ट्रैफिक के आसपास जिसका घर होता होगा, उनको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती होगी, है ना, दिक्कत होती होगी। फिर साइलेंस जोन किसको कहा जाता है, तो वो ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसा एरिया होता है जिसका मिनिमम जो है वो 100 मीटर, है ना, मिनिमम 100 मीटर है। अब वो मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो अथॉरिटी पे। तो मिनिमम 100 मीटर जो आसपास एरिया है, मान लेते ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स है, और ये जो है 100 मीटर पूरे इसके सर्कल रेडियस में, इसके अंदर में अगर हम लोग बहुत ज्यादा कोई साउंड बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, तो वैसा अपराध हो जाएगा। तो वहां पर आप साउंड नहीं बना क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉलेज वगैरह हो गया, या कोर्ट हो गया, या फिर कोई रिलीजियस प्लेसेस में भी हो सकता है। लेकिन रिलीजियस प्लेसेस में ज्यादातर साउंड होता ही है ना। ज्यादातर रिलीजियस प्लेसेस बहुत ज्यादा नॉइजी होते हैं। ठीक है, तो साइलेंस जोन उसको कहा जाता है कि an area comprising not less than 100 meters around hospital, educational institutions, court, religious places। अब ये डिपेंड करता है, ये जो जैसे लोकेलिटी में है या जो भी वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी है जो डिसाइड करेगी, वो इसको चेंज भी कर सकते हैं 100 मीटर्स को। ठीक है, और बहुत बार कहा जाता है कि रात को 10 बजे के बाद जो है वो लाउड स्पीकर बजाना अलाउड नहीं है ना। लेकिन ये खुलेआम होता है। तो जितने भी कंसर्ट्स होते हैं या पार्टीज होते हैं, वहां पर ऑब्वियसली कितने लाउड नॉइज होता है, जहां पर डेसिबल अगर हम लोग देखा जाए तो 120 130 तक चल जाता है। तो ऑब्वियसली जो भी आसपास लोग रहते हैं उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता होगा। फिर इम्पैक्ट ऑफ नॉइज से क्या होता है, तो अनोयंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर कंटिन्यूअस आपको साउंड आ रहा है, अगर कंटिन्यूअस आप ट्रैफिक में है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है, 1 मिनट में नॉइस लेवल में है, फिर अचानक से बढ़ गया या फिर कम हो गया, तो इससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, अनोयंस होता है। अगर वो कंटिन्यूअस एक लेवल है, जैसे कि हम लोग कोई कंसर्ट में जाते हैं तो वहाँ पता है कि 100 डेसिबल तो होना ही होना है, उससे ज़्यादा होना ही है, तो वो हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी चला गया 150, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है, डिस्प्लेजर कॉज करता है, तो इससे अनोयंस होता है। फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट्स तो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ब्रीथिंग एम्पलीट्यूड चेंज होता है, ब्लड प्रेशर, जो है वो राइज होता है, कम हो सकता है, हार्ट बीट रेट, पल्स रेट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये सब पे इम्पैक्ट होता है।
ठीक है। फिर लॉस ऑफ हियरिंग, अगर बहुत बार ये ज़्यादातर होता है कि अगर हम लोग उसको प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं, जैसे जेट प्लेन्स जो फाइटर जेट्स टेक ऑफ करते हैं या लैंड करते हैं, उसके समय में अगर हम लोग जो भी वहाँ पर लोग काम करते हैं, अगर वो लोग ईयर पॉड्स वगैरह जो ईयर मफ्स होते हैं वो नहीं लगाएंगे तो ऑब्वियसली उनके कान के पर्दे फट सकते हैं और डैमेज हो सकता है। ह्यूमन परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ना, कंसंट्रेशंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो जब भी हम लोग एग्जाम्स में देने जाते हैं तो अगर कहीं पे भी नॉइज़ वाइज़ होता है तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल बिगड़ जाता है और जिसके कारण हम लोग उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट होगा, पेन, रिंगिंग इन ईयर्स, एक फीलिंग आते रहेगी कि आवाज़ बहुत देर तक आ रहा है, सिर दर्द वगैरह, फीलिंग टायर्डनेस, है ना। स्लीपलेसनेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जिनके भी घर ट्रैफिक वफिक के आसपास में रहता है तो वहाँ पर नींद आसानी से नहीं लगती है ना। जब तक आपको आदत नहीं होती है तब तक ये स्लीपलेसनेस वाली प्रॉब्लम होती ही होती है। फिर डैमेज टू मटेरियल्स ऑल्सो, है ना। तो द बिल्डिंग्स एंड मटेरियल्स में गेट डैमेज ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड इवन गेट कोलैप्स्ड, है ना, जिसको हम लोग सोनिक बूम भी कहते हैं। जब फाइटर जेट्स टेक ऑफ या लैंड करते हैं तो उससे जो एग्जॉस्ट निकलता है वो इतने स्पीड में निकलता है कि आसपास का जो विंडो पेन्स होते हैं या फिर जो घर होता है अगर उसको अच्छे मटेरियल से नहीं बना हो तो वो भी डैमेज हो सकता है। तो मटेरियल्स का, बिल्डिंग्स का भी डैमेज हो सकता है। तो ये सारे हमारे कॉजेस हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स हैं। रिड्यूसिंग द नॉइज लेवल फ्रॉम डोमेस्टिक सेक्टर्स, मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, प्रोहिबिशन ऑन यूजेस ऑफ लाउड स्पीकर, सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरीज, कंट्रोल ओवर वाइब्रेशंस, है ना। तो इस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी ऑटोमोबाइल्स यूज करें, जो व्हीकल्स हम लोग यूज कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग साइलेंसर्स लगा सकते हैं ताकि जो उस नॉइज़ है वो कम से कम हो सके। लेकिन पब्लिक क्या करते हैं, ज़्यादातर पब्लिक इसका उल्टा ही करती है। ऐसे साइलेंसर मॉडिफाई कराते हैं कि और नॉइज़ बढ़ जाता है। लाउड स्पीकर दिन पर दिन सब जगह होता है। रिलीजियस प्लेसेस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर मशीनरीज़, ड्रिल मशीन्स या फिर जो जेसीबी मशीन्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन में जब बहुत ज़्यादा होता है। फिर कंट्रोल इन द ट्रांसमिशन पार्ट में अगर देखा जाए तो इंस्टॉलेशन ऑफ बैरियर्स, हम लोग बैरियर्स लगा सकते हैं। साउंड एब्जॉर्बमेंट मीडियम्स लगा सकते हैं कि साउंड को एब्जॉर्ब कर सके। ऐसे बिल्डिंग को डिजाइन कर सकते हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, साउंड के इफेक्ट को नेगेट कर सकता है। फिर ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट भी किया जा सकता है, जिसको बहुत बार कहा जाता है मफलर स्कीम, ग्रीन मफलर स्कीम भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है, ग्रीन मफलर स्कीम्स जनरली देखते होंगे जो रोड्स के डिवाइडर्स होते हैं वहां के बीच में पेड़ ज्यादातर लगाया जाता है। तो ये क्या करता है, जो या फिर रोड के किनारे किनारे भी पेड़ लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि रोड्स, पेड़ लगाने से क्या होगा, सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है, तो जो भी नॉइस क्रिएट होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, उसके बीच में क्या होता है, बैरियर आ जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं दोनों साइड पेड़ लगा हुआ और इधर में आपका घर है, तो नॉइस क्या होगा, धीरे धीरे कम आएगा। लेकिन वही अगर ये पेड़ हट जाएगा तो क्या होगा, नॉइस डायरेक्टली आएगा, है ना, साउंड बहुत ज्यादा आएगा। तो जिसको ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट या फिर ग्रीन मफलर स्कीम, इसीलिए पेड़ लगाने के बहुत सारे फायदे हैं, है ना। फिर यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जॉब रोटेशन भी होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक पुलिस में अगर लंबे लंबे समय तक काम होगा तो ऑब्वियसली वो सही तरह से काम नहीं कर पाएगा और उसकी हेल्थ भी बिगड़ जाएगी। रिड्यूस्ड एक्सपोजर टाइम, हियरिंग प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स देना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नॉइज मेजरमेंट, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, अवेयरनेस आर द नीड ऑफ आवर। ठीक है, और कंटिन्यूअस मॉनिटर होना चाहिए, किस जगह में कितना पॉल्यूशन हो, मतलब नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है वो जानना जरूरी है। मॉनिटरिंग होना चाहिए और उसको सही तरह से उसको अवेयरनेस भी लाना बहुत जरूरी है कि पब्लिक जो है वो हॉर्न कम से कम बजाए, है ना। जब भी ट्रैफिक लगती है तो सब लोग हॉर्न बजाने लगते हैं, है ना। तो ये सब जो चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, ये अवेयरनेस से ही किया जा सकता है दूर, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट, इसी तरह से हम लोग नॉइज पॉल्यूशन भी कवर कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ने वाटर पॉल्यूशन, सॉइल एंड नॉइज पॉल्यूशन कवर कर चुके हैं। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा यानी थर्ड पार्ट आएगा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को, उसमें बाकी जो वेस्ट पॉल्यूशन है, जैसे रेडियो एक्टिव वेस्ट का पॉल्यूशन है, प्लास्टिक पॉल्यूशन है, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन है, वो सब कुछ क्या है हम लोग थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके आपके थॉट्स वगैरह, डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।